Hello, defense aspirants. I am Nikita, faculty of English at Study Funda. Today, I am going to cover a very important topic. The topic is comprehension. CAPF AC के एग्जाम में ये टॉपिक आता है और इससे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है. सो इन टोटल यू हैव 20 मार्क्स. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत ट्रिविलाइज करते हैं, सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत हल्के में लेते हैं इस टॉपिक को. और इसी वजह से जो बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं. कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको इजीली 20 में से 15 से 16 नंबर मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से आंसर्स लिखते हैं. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन फॉर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन पेपर 2. अभी डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन की, तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और आपको आंसर राइटिंग आती है, आपको पता है आंसर कैसे लिखना है और आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको 20 मिनट के अंदर ये पांचों क्वेश्चंस करने हैं जो 20 मार्क्स के हैं. अगर आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, अगर आप एनालाइज कर सकते हैं, अगर आप अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स को अच्छे से अरेंज कर कर लिख सकते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर कर और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इजीली 20 में से 15 से 16 नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. अभी आगे डिस्कस करते हैं. आपको पेपर के अंदर पैसेज ऐसे गिवन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अभी आपके पास नीचे आप देखेंगे कि ऐसे एक पैसेज होने वाला है और फिर उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं इसमें. अभी कैसे करना कैसे है, व्हाट शुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कि हमें कैसे करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके. तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन को कि आपको अब पैसेज में जाने से पहले मुझे ये चीजें देखनी है. तो इससे आपके पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है और अब तुम्हारा दिमाग जाकर वही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेगा. So you need to first read the questions and analyze all the keywords that are there in the questions. Not only this, आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद कीवर्ड्स का ध्यान दो और उनको हाईलाइट करो और फिर उसके बाद आप अपने पैसेज को पढ़ो. अब आपने जैसे पांचों क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और फिर आप उसके बाद पैसेज पढ़ रहे हैं, तो अब आपको पता है किस चीज के आंसर्स देखने हैं. अब आपने पैसेज पढ़ा तो कोशिश करें आप अपनी फर्स्ट रीडिंग 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट मैक्सिमम कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं. आपको 2 से 3 मिनट वो लिखने में भी लगेंगे. अगर आप बार बार रीड करने लग जाएंगे सो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, जो नहीं करना है. सो मेक श्योर इन द फर्स्ट रीडिंग यू हैव अ लुक एंड यू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या गया है. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है, बोल क्या रहा है पैसेज के अंदर, किस टॉपिक की बात की गई है. ठीक है. आपको एक जनरल आइडिया पता चल जाए. इसके बाद अब आपने पढ़ लिया है तो आप अब अपने क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें. अब आंसर्स लिखने कैसे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइंस कॉपी कर देते हैं. वो नहीं करना है. यू डोंट हैव टू कॉपी द लाइंस एग्जैक्टली. ठीक है. अब देखो, जिसने पेपर बनाया है उनको तो पता ही है ना आंसर्स क्या है, पैसेज क्या है. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि आपको कितना समझ में आया है. सो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके. अब ये लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से लिखना है. जो पूछा गया है क्वेश्चन में आप उसी का आंसर करो. ठीक है. डू नॉट बीट अराउंड द बुश, वो नहीं करना है. यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड देन राइट व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क्ड, ओके, इन द क्वेश्चन. सेकेंड थिंग, अब एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है कि भाई कितने वर्ड्स में आप उसको आंसर को लिखेंगे. ठीक है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कि आप 3 से 5 लाइन लिखें, 40 से 50 शब्द आप लिखें और अपनी लैंग्वेज में लिखें. डायरेक्ट लाइंस को कॉपी ना करें. आप कोट कर सकते हैं पैसेज से अगर आपको कोट करना है तो, बट डू नॉट राइट एग्जैक्टली. यूज योर ओन वर्ड. While it's important to base your answers on the passage,
try to use your own words to demonstrate understanding. Do not copy as it is. आप रेफर कर सकते हैं पैसेज से. You can quote directly from the passage, but ensure कि जो भी आप कोट कर रहे हैं वो रेलिवेंट है क्वेश्चन से. कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नहीं डाल रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग समझकर वो अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं. यू डू नॉट हैव टू गिव योर ओपिनियन, यू डू नॉट हैव टू ऐड इंफॉर्मेशन टू इट. आप अपना ओपिनियन, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें एसे में, ठीक है. यहां पर आपको ऐड नहीं करना है. जितना आपसे पूछा गया है आप सिर्फ उतने का जवाब दो. बी प्रिसाइज, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है. 30 to 50 वर्ड्स आपको डालने ही डालने हैं. कोशिश करें आप एक क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 मिनट में दें, ताकि आपके पास टाइम बच जाए बाकी क्वेश्चंस के लिए. अब यू डू नॉट हैव टू गिव योर ओपिनियन अननेसेसरली. स्टिक टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पैसेज. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम एलोकेशन, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. अब मैं अगर टाइम एलोकेशन के बारे में बात करूं तो देखो, आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा पैसेज है. अगर आपने पांचों क्वेश्चंस पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं, फिर उसके बाद आपने पैसेज पढ़ लिया है और आपने अपनी पहली रीडिंग के अंदर पैसेज को समझ लिया है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है. और आप पेंसिल या पेन भी यूज कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली पढ़ते टाइम, मार्क करते टाइम, कि जैसे भाई आंसर 2 मेरा यहाँ है, जब मैं आंसर 2 करूंगा या करूंगी तो आई विल कम बैक टू दैट. ओके, आप वैसे भी कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम बच्चे करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो लोग जैसे पहली रीडिंग की, उसके बाद पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए दोबारा रीड कर रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर लिख लिया, फिर तीसरे के लिए दोबारा रीड कर रहे हैं, फिर आंसर लिख रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. आप कोशिश करें आप 1 से 2 रीडिंग के अंदर आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा. और ये सिर्फ तब हो पाएगा जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और जब आपको एनालाइज करना आता है. मेक श्योर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं या पेन यूज कर रहे हैं और आप साथ के साथ मार्क करते हुए जा रहे हैं अपने आंसर्स को, कि आंसर 2 इधर है, आंसर 3 इधर है, ठीक है. अगर बाय चांस आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं. देख सकते हैं कि भाई ये कीवर्ड इस पैराग्राफ में है, अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, इसके ऊपर की 2-3 लाइंस, और आपको आइडिया लग ही जाएगा क्योंकि आपने एक बार पहले से ही पैसेज पढ़ लिया है. मेक श्योर आप यहाँ पर अपने 20 मिनट से ज्यादा टाइम ना दें. हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देकर आप लिखें और फिर उसके बाद रीडिंग पर फोकस करें. नीटली लिखने की कोशिश करें, बी वेरी प्रिसाइज, वर्ड लिमिट पर फोकस करें, अपना ओपिनियन ना दें. कोट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट लाइंस कॉपी ना करें. दीज आर फ्यू थिंग्स. ओके, और आप प्रायोरिटाइज करें कि भाई जैसे अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है और आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसका आंसर लिखने में और आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दो, बाद में आना उस पर लिखने के लिए, ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दिस. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, 3-4 कॉम्प्रीहेंशन की अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टैकल. इट इज नॉट अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक. आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक ठाक है और आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया है. तो अब करना क्या है, आपको बार बार आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं. आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं 2023, 22, 21 के, ठीक है. आपको पैसेज पढ़िए, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें. अपनी मिस्टेक्स को खुद भी रिव्यू करके देखें कि आप कैसे लिख रही हैं, ठीक है. अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दें, अपनी ग्रामर पर ध्यान दें, पंचुएशन पर ध्यान दें. कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में हैंडराइटिंग का ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है. यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, और तुम कितने अच्छे से उसको लिख पा रहे हो अपने वर्ड्स में विदाउट एडिंग योर ओन ओपिनियन ओवर देयर. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, नाउ अब व्हाट, तुम कैसे सुधार सकते हो इसको. अगर तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और तुम्हें वोकैबुलरी का पता है एंड यू कैन यूज बेटर वर्ड्स, ओके, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे. अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड कीजिए एंड द बेस्ट वे फॉर दिस इज रीडिंग. ओके, अ ब्रॉडर वोकैबुलरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड पैसेजेस बेटर. रीड अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, और अपनी रीडिंग स्किल्स को सुधारें, ठीक है. अभी पेपर से पहले या ये टॉपिक करने से पहले काम कंपोज रहें, ज्यादा ना सोचे, बिकॉज व्हेन यू थिंक अ लॉट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज, यू ऑब्फस्केट. आपको वो नहीं करना है, ठीक है. आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं
और आपको अच्छे से पैसेज को समझना है अपनी पहली रीडिंग में ही, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाए। ओके, नाउ यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और आपको पैसेज के ऊपर अच्छे से फोकस करना है ताकि आप सारी डिटेल्स को अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। अभी जैसे आई हैव एडेड अ पैसेज है, आई विल सॉल्व इट फॉर यू एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि करना कैसे है और कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे हमारे पास पैसेज गिवन है। ओके, दिस पैसेज इज अबाउट बॉम्बे, सो आई रीड इट फॉर यू। बॉम्बे was initially 7 islands. As the population grew, the islands were joined to create more space and they gradually fused into one big city. Bombay was the commercial capital of colonial India. As the premier port on the west coast, it was the center of international trade. अब आपने अगर पहला क्वेश्चन पढ़ा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? How did Bombay develop into a commercial hub in the 19th century? Second, how did the demand for Indian cotton escalate? C, why did European architecture dominate the skyline? Next, how did the British adapt to the Indian bungalow to suit their needs? Next, how did the bungalow symbolize colonial? Okay, पहला जो मेरा क्वेश्चन था हब वाला, उसका आंसर आपको यहाँ इजीली मिल रहा है कि जो बॉम्बे है वो मेरी कमर्शियल कैपिटल बन गया था कॉलोनियल इंडिया की। वो सेंटर था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वेस्टर्न कोस्ट पे, और वो सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, जैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बढ़ते गए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। वन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ दिस ट्रेड वाज ओपियम। ओपियम यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। इट वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना। Indian merchants and middlemen supplied and participated in this trade, and they helped integrate Bombay's economy directly to Malwa, Rajasthan, Sindh, where opium was grown. अब इसका आंसर आपको मिल गया है। पहला क्वेश्चन बॉम्बे के बारे में था, उसका आंसर आपको इजीली मिल गया है कि भाई वो कमर्शियल एक पोर्ट बनकर निकला था वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ठीक है, अब अगर आपने पहला क्वेश्चन अभी पढ़ लिया है कमर्शियल अब, तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन कॉटन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ एन इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। इसके वजह से कैपिटलिस्ट क्लास का बढ़ावा हुआ। ठीक है, बॉम्बे's कैपिटलिस्ट केम फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज सच एज पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी मुस्लिम, गुजराती, बनिया, बोरा, ज्यू, अर्मेनियन। क्या कुछ इससे रिलेटेड आपको पूछा गया है पेपर में? नहीं, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्किप करते हैं, आगे आते हैं हम। When the American Civil War started in 1861, cotton from the American South stopped coming into the international market. This led to an upsurge. अब देखो आपने पैसेज पढ़ा तो इसके अंदर कुछ आपको टफ वर्ड्स भी मिलेंगे, जिनकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है उनको समझ में ही नहीं आएगा अपसर्ज क्या है। अपसर्ज का मतलब बढ़ावा होना है या गिर जाना है। दे वोंट अंडरस्टैंड वेदर इट मीन्स अबेट और एस्केलेट, राइट। सो ये आपको वोकैबुलरी जानना भी बहुत जरूरी है। फॉर इंडियन कॉटन, grown primarily in the Deccan, once again Indian merchants and middlemen found an opportunity for earning huge profits. In 1869, the Suez Canal was opened and this further strengthened Bombay's links with the world economy. अब यहाँ पर हमको हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर मिल गया है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख सकती हूँ क्वेश्चन 2 का आंसर है ये मेरा। ठीक है, और जब मैं आंसर्स लिखूंगी तो आई कैन कम बैक टू इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किस चीज की बात हुई है कि जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे अमेरिकन साउथ से कॉटन नहीं आ रहा था, तो कॉटन कहाँ से मिल रहा था उस टाइम पे? तो इंडियन कॉटन की ग्रोथ हुई उस टाइम पर। सुएज कैनाल ने और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी खोल दी और बॉम्बे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का हमको आंसर इजीली मिल गया है, राइट। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, हाउ डिड यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेट द स्काईलाइन? अब बात की जा रही है किस चीज की? आर्किटेक्चर की। द बॉम्बे गवर्नमेंट एंड इंडियन मर्चेंट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर बॉम्बे अर्ब्स, अर्ब्स इज अर्बन एरिया, prima in Indies, a Latin phrase meaning the most important city of India. Next, from the mid-19th century, there was a need to expand railways and shipping and develop the administrative structure. अब थर्ड क्वेश्चन मेरा किस चीज से रिलेटेड है? आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो मेरा ये वाला पैराग्राफ है ये मेरे थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि भाई कैसे रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर
और शिपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको एक्सटेंड करने की बात हुई थी। बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनने लग गई थी इस टाइम पर, ठीक है। तो हमें ये भी चीजें देखनी है कि कैसे भाई एडमिनिस्ट्रेशन आया और फिर उन्होंने कैसे रिफ्लेक्ट किया। सो दीज बिल्डिंग्स रिफ्लेक्टेड द कल्चर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलर्स। अब एक चीज नॉर्मल है, जो भी रूलर्स आएंगे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से ही बनवाएंगे, राइट। सो दैट इज इट, these buildings reflected the culture and confidence of the rulers. Okay, तो यहाँ पर हमको हमारा उसका आंसर दिख गया है। नेक्स्ट, the architecture style was usually European, right? This is what we read. कीवर्ड मेरा यूरोपियन आर्किटेक्चर था, मिल गया मुझे यहाँ पर। The importation of European styles reflected the imperial vision in several ways. First, it expressed the British desire. Now this is important because you were asked reasons, right? तो आपको यहाँ रीजन मिल गया है क्योंकि it expressed British desire to create a familiar landscape. वो चाहते थे कि जैसा उनको लैंडस्केप अपने देश में मिलता है वही उनको फीलिंग यहाँ आए, and thus to feel at home in the colony, घर जैसा फील करने के लिए। सेकेंड रीजन क्या है मेरा, द ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल्स वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपीरियरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिंबल किस चीज का सिंबल था, ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंडिया में, सुपीरियरिटी, अथॉरिटी, पावर, रूल, ठीक है, इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट, थर्ड, दे थॉट दैट द बिल्डिंग्स that looked European would mark out the difference and distance between the colonial masters and subject. अब डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई कौन मास्टर है और कौन सब्जेक्ट है, तो आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए हैं क्वेश्चन 3 के, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड ब्रिटिश अडेप्ट टू द बंगला। ओके, अब अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन था कमर्शियल हब वाला वो हो गया है। दूसरे वाला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था, कॉटन अपसर्ज, वो हो गया है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बंगला की, ठीक है। इनिशियली दीज बिल्डिंग्स वर एट ऑड्स विद द ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स। Gradually, Indians too got used to European architecture and made it their own. The British in turn adapted some Indian styles to suit their needs. One example is bungalow. राइट, यहाँ पर आपको दिख गया कि कैसे उन्होंने अपनी नीड्स को सूट करने के लिए इंडियन स्टाइल को चुना। तो ऐसा एक क्या था, बंगलो था, ठीक है, विच वॉज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन बॉम्बे एंड ऑल ओवर इंडिया। द नेम बंगलो किस चीज से मिलकर बना है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है, बंगला से, जिसका मतलब क्या है, एक थैच्ड, एक बंगाली हट, ठीक है। The colonial bungalow was set on extensive grounds which ensured privacy and marked a distance from the Indian world around. The traditional pitched roof and surrounding veranda, now very important. The key features of bungalow, okay, roof, surrounding veranda, which kept it cool in the summer months. Next, the compound. Now, the features, okay, I can clearly write it here, question number 4, and here I can write features. Okay, compound had separate quarters for a retinue of domestic servants. The bungalows in the civil lines thus became a racially exclusive enclave in which ruling classes could live self-sufficient without daily social contact with Indians. समझ में आए सबको। अब इसके अंदर हमने किस चीज की बात की कि कैसे भाई बंगलो था, क्या उसके फीचर्स थे बंगला के, ठीक है, कैसे उन्होंने उसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द बंगलो सिंबलाइज कॉलोनियल। अब ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख सकते हैं इजीली। अब लेट मी शो यू व्हाट आई हैव रिटन, व्हाट आर दोज आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा किस चीज के ऊपर, कमर्शियल हब का। तो उसका आंसर क्या होगा कि भाई क्यों बना था कमर्शियल हब, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन थी वो ट्रेड के लिए, ठीक है। सो इन द 19th century Bombay became a thriving commercial hub. It is not bub, it is hub. Okay. Due to its strategic location and international trade. As India's primary port on the western coast, इसने बहुत important role play किया था commerce में, क्योंकि इंडिया के सारे imports और exports यहीं से होते हैं, जिसके वजह से ये एक commercial capital बन गया, right? इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये कमर्शियल हब बना। दूसरा, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन।
तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कोई और एक्सप्लेन किया थ्रू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, और फिर मैंने किस चीज की बात की कि कैसे ये कमर्शियल कैपिटल बन गया, राइट। सो इन वन क्वेश्चन आई एक्सप्लेन्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग, अब कॉटन की डिमांड कैसे बढ़ी, अमेरिकन वॉर के वजह से, क्योंकि अमेरिकन साउथ से नहीं आ रहा था। सो द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन soared during the American Civil War in 1861 when cotton from the American South became scarce in the international market. Indian cotton, primarily cultivated in the Deccan region, witnessed a surge in demand. Surge is increase, exacerbate. ठीक है, this presented a lucrative opportunity for Indian merchants and intermediaries to capitalize on cotton trade. अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन तो सिर्फ था कि कॉटन का, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने और पॉइंट्स भी ऐड किए। पहला पॉइंट क्या ऐड हुआ है कि भाई कैसे इंडियन कॉटन का राइज हुआ, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर था। दूसरी चीज, अमेरिकन साउथ से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो इसके वजह से डेक्कन पर आए। डिटेल्स मेंशन किए मैंने यहाँ पर कि भाई कैसे डेक्कन रीजन तक उन्होंने आकर बात की, ठीक है। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ऐड किया है कि भाई इंडियन मर्चेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रो करने की और कैपिटलाइज करने की अपना कॉटन, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स यहां पर ऐड कर दिए हैं। सी, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप कोशिश करें उस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दें, कम से कम वर्ड्स में। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली 3 से 5 लाइंस लिख पाएंगे और 30 से 50 शब्द इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, बॉम्बे आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। यूरोपियन आर्किटेक्चरल डोमिनेंस इन बॉम्बे स्काईलाइन ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर। पहला, ब्रिटिश वांटेड टू रिक्रिएट अ फेमिलियन एनवायरनमेंट, ताकि उनको घर जैसा लगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे बिलीव दैट यूरोपियन आर्किटेक्चर विल बी अ सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी, अथॉरिटी, पावर। तीसरा पॉइंट, यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग वर चोजन टू एक्सेंटुएट द कल्चरल गैप। अब उन्होंने कल्चरल गैप और सेपरेशन के बारे में बात किया कि कैसे वो अलग हो सके, तो ऑल द 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड ओवर हियर एज वेल। नेक्स्ट वाज बंगला, राइट। द ब्रिटिश, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया सबसे पहले बंगला को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। द टर्म बंगलो कहाँ से आया है, ये थैच्ड बंगाली हट, जो ये कॉलोनियल बंगलोज थे, ये ग्राउंड्स पर बनाए जाते थे जहां पर उनको प्रिवेसी मिलती थी और सेपरेट हो जाते थे वो इंडियन सराउंडिंग से। दे रिटेन द पिच रूफ, वो पिच रूफ उन्होंने रखी, साइड में वरांडा रखा ताकि उनको गर्मी में कूल फील हो सके, ठीक है। और सेपरेट क्वार्टर्स बनाए डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए ताकि डिफरेंस बना, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब भाई बंगलो क्या सिंबलाइज करता है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द बंगलो सिंबलाइज कॉलोनियल एटीट्यूड by evolving into racially exclusive enclaves where the ruling classes could lead self-sufficient lives without daily social interaction with Indians। क्या सिंबलाइज करता है ये सिंबलाइज करता है कि भाई कैसे उन्होंने चेंज तो किया, लेकिन किस हिसाब से कि अपने आप को सुपीरियर रख सके, ठीक है। कैसे वो डेली कांटेक्ट में उनके साथ ना आए, स्पेशियस था, डिजाइन बहुत अच्छा था, ठीक है, सोशल और रेशियल हायरार्की को भी डिपिक्ट करता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अगर आपने अपने क्वेश्चंस पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने के बाद आप अपने आंसर्स लिखते टाइम उसके सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सपेक्ट्स इंक्लूड करने के बाद आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हैं। आप 30 से 50 शब्द लिख रहे हैं, 3 से 5 लाइन लिख रहे हैं, आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे हो, एक दो वर्ड्स आप बोरो कर सकते हो, ठीक है, या कुछ फ्रेजेस बोरो कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं, टेपना नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऐसे टॉपिक में जो बहुत इजी है, एक्चुअली स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये मैंने एक सॉल्व करके दिखाया है। अब few things to remember. First, you have to be precise. You need to take care of the word limit. You do not have to copy. You have to write it in your own words. And the last thing is टाइम मैनेजमेंट। आप इस हिसाब से अपने आप को एक ही रीडिंग में कोशिश करो आप अपने 5 क्वेश्चंस लिख पाओ, ठीक है। आपको जरूरत ही ना पड़े बार बार पढ़ने की, आप इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज करो। सो दीज आर 5 थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर। व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू इज, पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये कि यू डू नॉट हैव टू रश थ्रू, ओके। आराम से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस पढ़ो,
नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको डायरेक्ट लाइंस कॉपी नहीं करनी है. यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. नेक्स्ट थिंग, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है. यू हैव टू स्टिक टू द कॉम्प्रिहेंशन, टू द पैसेज दैट इज गिवन टू यू. You do not have to copy as it is. These three things are important. अगर आप word limit को ध्यान में रखेंगे, आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करेंगे, सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे और अपना ओपिनियन नहीं देंगे, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ यू scoring very high in this topic. That is all. If you have any questions, any queries, you can ask in the comment section. We will for sure get back to you. That is all for today. Thank you everyone.